नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के राजकीय विधि महाविद्यालय में एलएलबी प्रथम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा 2024-25 में फ्लाइंग ऑफिसर के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर छात्रों ने जिला कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने फ्लाइंग ऑफिसर के विरुद्ध कार्रवाई की कलेक्टर से मांग की। अजमेर के राजकीय विधि महाविद्यालय में एलएलबी प्रथम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा 2024-25 में फ्लाइंग ऑफिसर के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि परीक्षा की चेकिंग के लिए फ्लाइंग ऑफिसर ने चेकिंग के दौरान छात्राओं के सामने अनगढ़ तरीके से करने व नियमों के विपरीत करने एवं छात्राओं के सामने अश्लील तरीके से अंडरवियर में हाथ डालकर चेकिंग करने की कोशिश करने पर छात्रों द्वारा आपत्ति करने पर छात्रों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और विरोध करने पर मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देने लगे, जिसके चलते छात्रों ने फ्लाइंग ऑफिसर के विरुद्ध कार्रवाई की कलेक्टर से मांग की है। हम यहाँ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं सभी, और हमारे यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका सेंटर है सेंट विल्फ्रेड कॉलेज लीगल। और अभी हमारा कल फोर्थ पेपर था, शायद 4th पेपर था। 3 पेपर निकल चुके हैं और वहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी मतलब गेट से शुरू होती है। फर्स्ट गेट पे चेकिंग होती है, सेकंड एंटर होने से पहले चेकिंग होती है, थर्ड गेट में अंदर रूम में जाने के बाद चेकिंग होती है। 3 चेकिंग होने के बाद किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं रहती कुछ रखने की। फिर भी कल एक कोई क्या पता कोई फ्लाइंग आई थी या हमें पता नहीं कोई फ्लाइंग थी क्या थी। एक बुजुर्ग से व्यक्ति आए थे हमारे, या तो कॉलेज का स्टाफ था या कोई यूनिवर्सिटी का था, तो बोल रहे थे फ्लाइंग है। तो उन्होंने इसी अनर्गल तरीके से चेकिंग की। आतंकवादियों की भी चेकिंग नहीं करते हैं ऐसे। एक स्टूडेंट के नाते इतना ऑकवर्ड फील कराया। गर्ल्स स्टूडेंट जो थी रूम में, उनका भी उन्होंने लिहाज नहीं किया। लोगों के अंडरवियर में हाथ डाल डाल के चेक कर रहे हैं। इधर गर्ल्स स्टूडेंट बैठी हुई है बेचारी, उनकी क्या ऑकवर्ड पोजीशन हुई है। तो ये सब सहन नहीं होगा सबसे, और इसीलिए आज जो है यहाँ कलेक्टर महोदय को हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरह की बातें आइंदा किसी के साथ ना हो, ताकि गर्ल्स स्टूडेंट को कोई ऑकवर्ड फील ना हो करना। अजमेर के नगर निगम वार्ड 77 में स्पीड ब्रेकर और नाले की समस्या को लेकर आमजन में आक्रोश है। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि स्पीड ब्रेकर व नाले की समस्या से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो रही है, जिससे लोगों में दुर्घटना का भय हर समय बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से मामले में संज्ञान लेने और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। अजमेर के नगर निगम वार्ड 77 में स्पीड ब्रेकर और नाले की समस्या को लेकर आमजन में आक्रोश है। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि स्पीड ब्रेकर व नाले की समस्या से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो रही है, जिससे लोगों में दुर्घटना का भय हर समय बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से मामले में संज्ञान लेने और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। कमल मूलचंदानी, लवीना जेठानी, आशी जेठानी समेत कई क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्याएं जाहिर की। लोगों ने बताया कि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। सड़कों पर कमर्शियल गाड़ियां, बजरी के ट्रैक्टर की आवाजाही रहती है। पूर्व में खराब सड़क व्यवस्था व स्पीड ब्रेकर नहीं बनने के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। प्रशासन को इस संबंध में कई बार अवगत करवाया जा चुका है, बावजूद इसके आज दिन तक इस समय का कोई समाधान नहीं निकला है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से इस विषय पर संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। आए दिन हादसे होते रहते हैं। कई बार हमने प्रशासन को भी सूचना दी है, इस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। अभी हाल में 2 दिन पहले बहुत एक्सीडेंट हो चुका है। मेरे अंकल है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है कि बच्चा है स्कूल का, वो भी उसकी भी हालत सीरियस है। मित्तल इस जयपुर रेफर लेके गए उन लोगों को। हमारी यही मांग है तो स्पीकर ब्रेक बन जावे और ये खड्डे जो है वो भी बन जावे, तो रहने के लिए थोड़ा सही हो जाए यहाँ। तो इनके अलावा भी कोई समस्या है वार्ड में? है, पीछे नाले की समस्या है, उसका भी आश्वासन मिला है हमारे को कि आपके नाले बन जाएंगे, क्यों बारिश के अंदर पूरा पानी है ना, हमारे घरों के अंदर आ जाता है पानी बहुत ज़बरदस्त। ये देखो आपके सामने गाड़ियाँ जा रही हैं, इतनी स्पीड से गाड़ी जा रही है, खड्डे खड़े हो रखे हैं, तो जितने भी वाहन हैं सीधे एक साइड हो जाते हैं, तो आना जाना एकदम भरन तो होनी ही है। और तारे देख लो आप, बिल्कुल झूल रहे हैं नीचे, आए दिन हादसे होते रहते हैं। जब हमारी यही मांग है स्पीकर ब्रेक बन जावे। जी
पिछले 5 महीने पहले मैं पार्षद जी के पास गई थी और मैंने इस रोड की तभी डिमांड करी थी कि यहाँ पे आप स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था कराइए। आप अभी वर्तमान स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा था जिसको 3-4 दिन पहले ऐसे ही टेम्प्रेरी भर दिया गया था। तो जो भरने आए थे मैंने उनसे भी कहा था कि आप ये टेम्प्रेरी भर रहे हैं, पर उन्होंने कहा था ये जस्ट ऐसे ही ट्रायल है। पर उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी स्कूल बसेस उसके ऊपर ऐसे चढ़ के जा रही है कि रोड पे डिसबैलेंस हो रहा है। तो अभी आप वर्तमान स्थिति देखिए कितनी गाड़ी यहाँ से निकल रही है। हमारा यहाँ पे रहना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बाहर निकल ही नहीं सकते हैं हमारे बिना। तो ये तो बहुत आगे भयावह स्थिति हो सकती है। ये आज इनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी होगा। ये स्पीड ब्रेक आप यहाँ पे हमारी मांगों का इतना कर सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ और जो ट्रक जा रही है, ये कैमरा घुमा के एक बार आप दिखाइए, आप पीछे एक और ट्रक जाएगी। बीते 4-5 वर्षों से स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया नामक बीमारी से परेशान फायसागर रोड निवासी 58 वर्षीय बसंत कुमार सेठी को अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में राहत मिली। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर गोनिका सचान के प्रयासों द्वारा इस गंभीर बीमारी का इलाज संभव हो पाया है। पीड़ित का कहना है कि स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया नामक बीमारी का ट्रीटमेंट कुछ महीनों से लगातार ले रहे हैं और काफी सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं। मरीज अब पहले से काफी बेहतर स्थिति में है। बीते लगभग 4-5 सालों से स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया नामक बीमारी से परेशान फायसागर रोड निवासी 58 वर्षीय बसंत कुमार सेठी को अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में राहत मिली। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर गोनिका सचान के प्रयासों द्वारा इस गंभीर बीमारी का इलाज संभव हो पाया है। पीड़ित का कहना है कि देश के कई दिग्गज डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद राहत नहीं मिल पा रही थी, जिससे वह बेहद परेशान था। पीड़ित ने बताया कि इतने लंबे समय से बीमारी से परेशान होने के बाद किसी मित्र ने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में इलाज करवाने की सलाह दी, जिस पर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर गोनिका सचान से बीमारी के संबंध में बातचीत की गई। डॉक्टर गोनिका सचान ने मरीज को चक्कर आना, चलने में लड़खड़ाहट होना, देखने में परेशानी, गर्दन दर्द, आवाज में भारीपन, शरीर का बैलेंस बनाने में दिक्कत होने की बात कही और MRI करवाने को कहा। पीड़ित का कहना है कि पूर्व में भी कई बार MRI करवाई जा चुकी थी, पर फिर भी डायग्नोस को लेकर शक होने के कारण ब्रेन की MRI करवाई गई, जिसमें जांच में पाया गया कि दिमाग के पीछे का हिस्सा सिकुड़ रहा था, जिसे सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम के सिकुड़ने के कारण मरीज को सारी दिक्कत हो रही थी। चेकअप करने के बाद मरीज का डायग्नोस कंफर्म करने के लिए मरीज का जेनेटिक एनालिसिस टेस्ट, जिसको होल जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, कराया गया। उसमें भी मरीज की जेनेटिक एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिस पर डॉक्टर गोनिका सचान द्वारा पीड़ित को इलाज दिया जा रहा है। स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया नामक बीमारी जिसका ट्रीटमेंट मरीज अभी यहाँ पर कुछ समय से ले रहे हैं और काफी सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं। मरीज अब पहले से काफी बेहतर स्थिति में है। मैं आपको एक पेशेंट से मिलवाना चाहती हूँ जिसके सिम्टम्स तो इन्होंने ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको इनकी बीमारी के बारे में बता देना चाहती हूँ। इनके सिम्टम्स थे वो लगभग 2021 से चालू हो गए थे, तो लगभग 4 या 5 साल से ये इस बीमारी से ग्रसित थे। इसमें इनको मेनली चक्कर आते थे और चलने में थोड़ा सा इनको बैलेंसिंग इश्यूज था, चलने में लड़खड़ाते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज थे जो कि इन्होंने बता दिए हैं। फिर इसके बाद हमने इनका MRI कराया। MRI में इनका एक्चुअली ब्रेन में इनका रिपीट MRI कराया। वैसे पहले ऑलरेडी कई MRI करा चुके थे, लेकिन फिर भी हमें डाउट हो रहा था डायग्नोसिस को लेके, तो फिर हमने इनका MRI कराया। तो उसमें जो दिमाग का पीछे का हिस्सा होता है सेरिबेलम, तो वो इनका श्रिंक कर रहा है। तो उसी सेरिबेलम में श्रिंक करने की वजह से, एट्रोफी की वजह से इनको चलने में इश्यू आ रहे थे। फिर बाद में हमने इनका और वर्कअप किया और फाइनली आज इनकी डायग्नोसिस बन गई है और उससे रिलेटेड इनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा हमने इनका एक जेनेटिक एनालिसिस, जिसको कि हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, तो उसमें जेनेटिक एनालिसिस भी पॉजिटिव आई है। स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया नाम की बीमारी है और जिसका की ट्रीटमेंट ये अभी यहाँ पर कुछ महीनों से ले रहे हैं और काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स इनको मिले हैं। मेरी कुछ समस्याएं थी। 2021 में अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और मेरी चाल डिसबैलेंस हो गई। मैं काफी परेशान रहा। मैंने 6 महीने तक अजमेर में सभी वरिष्ठ डॉक्टरों का, न्यूरो फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक एंड फिजिशियन, सभी लोगों को मैंने दिखाया। 6 महीने तक मैंने अजमेर में ट्रीटमेंट लिया, बट मेरी 6 महीने के बाद ये स्थिति हो गई, मेरे भूख बंद हो गई, मेरा चलना बंद हो गया। उपरांत किसी ने सजेशन किया या मेरे भी दिमाग में आया कि यहाँ से आपको प्रस्थान करके इलाज के लिए जयपुर जाना होगा। उसके बाद मैं जयपुर के सबसे सीनियर डॉक्टर्स, मैं नाम नहीं बताऊंगा,
जिसका 6 महीने पहले नंबर नहीं आता है, मैंने बहुत वरिष्ठ व्यक्ति की मदद लेकर के उनसे टाइम लिया, उनको जाकर के मैंने दिखाया कि मेरे को, मैं चल नहीं सकता, मुझे चक्कर आते हैं और जैसे चलता हूं तो पूरी दीवारें हिलती है, आंगन हिलता है, प्लस मेरी नजर कम होने लगी है, मेरी धीरे धीरे नजर भी कम हो गई, मुझे सामने वाला व्यक्ति पूरा दिखता नहीं था। उसके बाद उन्होंने मुझे बिठा करके हॉस्पिटल में 3 घंटे तक मेरी हिस्ट्री पूछी, मेरा पूरा जीवन पूछा, मेरे परिवार के लिए पूछा, परंतु कुछ नहीं हुआ। मैंने वहां की 3 महीने तक मेडिसिन दी, मेरी हालत बिगड़ती चली गई। उसके बाद किसी ने कहा आंखों के डॉक्टर को दिखाओ, तो मैंने वरिष्ठ आंखों के डॉक्टर को दिखाया। हिंदुस्तान के सबसे टॉप डॉक्टर, जो कि मैं बता नहीं पाऊंगा, जो आज की तारीख में सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है देश के, उनका इलाज करता है, उनके पास जाकर के मैंने मेरी आंखें चेक करवाई, तो उन्होंने मुझे बताया आपको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है। उसके बाद में मेरे ग्लूकोमा का वहां ऑपरेशन कर दिया गया, सेम डे मैं वहां ऑपरेशन करा के दिल्ली से अजमेर आ गया। 3 महीने तक मेरी ये स्थिति हो गई कि बच्चा मुझे पकड़ के चलाता था, मुझे दिखता नहीं था, मेरी हालत दिन को दिन खराब होती चली गई। फिर मेरे एक संबंधी है, वो पीजीआई रोहतक में रहते हैं, उन्होंने मुझे रोहतक बुलाया, मैं रोहतक गया, रोहतक का मेरा ट्रीटमेंट चला। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, शॉर्ट में बता रहा हूं। रोहतक के बाद में भी मैंने वरिष्ठ डॉक्टरों का, चेन्नई, बॉम्बे, सब जगह जितने मेरे कॉन्टेक्ट है सबको काम में लिए। बीमारी कोई नहीं बताता, मेडिसिन लिख देता, पर मैं ठीक नहीं हुआ, मेरी चाल डिसबैलेंस रह गई, मेरे आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। उसके बाद परेशान होकर के मैं कुछ दिनों के लिए घर पे बेड रेस्ट पे चला गया। करीब 2.5 साल तक मैं पूरे हिंदुस्तान में मैंने चक्कर लगा लिए, मुझे कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद मैंने जहां मंदिर जी जाना है, भगवान के रोक लगानी है, जहां बताया यहाँ झाड़ा लगता है, वहां भी मैं गया, किसी को नहीं छोड़ा। अर्थात मैंने जहां मेरा लगा दाव पेच, मैंने पूरे उत्पन्न किए। मेरा बहुत बड़ा सर्किल है मेरे मित्रों का। कोई मित्र बेचारा, एक संजय जी सेजरा करके मेरे मित्र हैं, अजमेर में रहते हैं, वो मुझे 2 साल तक अपनी गाड़ी में लेकर के मेरा मन बहलाने के लिए घुमाते रहे कि मेरा दोस्त जल्दी ठीक हो जाए। कई जगह उन्होंने मेरे लिए दुआ की, कई उन्होंने सत्संग कराए, कई प्रार्थनाएं की, परंतु मेरे लिए एक बहुत अच्छा दिन आया कि किसी ने कुछ बताया। उसके बाद बीच में मेरे साथ एक अपॉर्चुनिटी हो गई, मेरी वाइफ की डेथ हो गई, उससे मैं बहुत परेशान रहा। मैंने जैसे तैसे करके वो दिन निकाले। फिर अचानक एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिला, उन्होंने मेरे को शॉर्ट में भी बता रहा हूं कि डॉक्टर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में दिखाने की राय दी, और डॉक्टर मोनिका सचान मैम के लिए मुझे कहा कि बसंत जी एक बार आप उनको दिखाओ और वापस रिपीट से आपकी जो भी परेशानी है मैडम को बताइएगा। उसके बाद मैं मैम से मिला। पहली बार में मुझे ऐसा लगा कि मैम मुझे ठीक कर देगी। पता नहीं क्यों मैम की इतनी पॉजिटिव सोच थी कि जो क्वेश्चन मेरे से पुटअप किए वो बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन पुटअप किए कि आपको ये प्रॉब्लम है और इसका इलाज होगा। रिपीट मेरी एक एमआरआई कराई, जिसके पहले मैं सारी एमआरआई 3-3 बार करा चुका था। कई डॉक्टर ने मेरे पहले की एमआरआई देखी, पर वो मेरी बीमारी नहीं पकड़ पाए, इस एमआरआई में क्या प्रॉब्लम है। मैंने एमआरआई कराने के पहले मुझे बता दिया कि आपकी ये प्रॉब्लम निकलेगी, बसंत जी आप रिपीट एमआरआई कराइए। मैंने हाथों हाथ यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एमआरआई कराई, मुझे बहुत प्यार से मेरी एमआरआई की गई। उसके बाद में मैम ने उस एमआरआई की रिपोर्ट को बहुत अच्छे से देखी, बोले बसंत जी जो प्रॉब्लम मैंने बताई वो प्रॉब्लम आपकी आई है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे कॉन्फिडेंस उत्पन्न कर दिया मैडम ने। ऐसा लगने लगा मुझे मेरी आज एक जांच और होकर आई है, जो मैडम ने मुझे कहा कि ये थोड़ी कॉस्टली है, तो वो भी मैंने करवाई। 27,000 रुपए मेरे जांच के लगे, उसकी भी रिपोर्ट मैडम ने आज देखी है। देख के जो मैम के दिमाग में थी वही एक प्रश्न आया और उसी का उत्तर मैम को मेरी जांच में मिला। आज मेरा वहां पर ट्रीटमेंट लिखा। मैं इतना खुश हूं कि हमारे अजमेर में इस हॉस्पिटल में ऐसी डॉक्टर है। मैं सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं राजस्थान के कि कभी कोई तकलीफ हो तो एक बार आप डॉक्टर मोनिका सचान मैम से क्षेत्रपाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अजमेर में आकर जरूर संपर्क करें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24वां क्षत्रिय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 11 मई को होने जा रहा है, जिसके लिए आज श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर द्वारा कुंदन नगर स्थित संस्थान कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री दिया कुमारी शिरकत करेगी। कुल 144 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24वां क्षत्रिय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 11 मई को होने जा रहा है, जिसके लिए आज श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर द्वारा कुंदन नगर स्थित संस्थान कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह राठौर ने बताया कि 11 मई को आयोजित 24वां क्षत्रिय प्रतिभा सम्मान समारोह जेएलएन मेडिकल कॉलेज के भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शिरकत करेंगी। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता जनरल पुलिस क्राइम के डायरेक्टर हेमंत प्रियदर्शी, विशिष्ट अतिथि मसूदा के एमएलए वीरेंद्र कुमावत समेत कई दिग्गज शख्सियत शिरकत करेंगे। इस सम्मान समारोह में कुल 144 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। 10वीं कक्षा के 43 व 12वीं कक्षा के 42, 25 बच्चों को 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने के साथ ही 9 बच्चे जिन्होंने यूजी पीजी में गोल्ड मेडलिस्ट, स्पोर्ट्स व 3 यूपीएससी, आरपीएससी, आरजेएस व 5 समाज गौरवी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, उत्कृष्ट सेवा में 3 व्यक्तियों को समेत कुल 144 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर अजय सिंह राठौर, अध्यक्ष क्षत्रिय प्रतिभा विकास संस्थान अजमेर। हम 11 मई को सुबह 9 बजे क्षत्रिय प्रतिभा विकास शोध संस्थान का समारोह आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर के ऑडिटोरियम होगा, जो कि जेएलएन मेडिकल कॉलेज के जस्ट पीछे है। इस प्रोग्राम की जो मुख्य अतिथि हैं वो रेस्पेक्टेड दिया कुमारी जी होंगी। अध्यक्षता श्रीमान हेमंत प्रियदर्शी साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल पुलिस का क्राइम। इसके जो विशिष्ट अतिथि हैं वो हैं श्री वीरेंद्र कुमार जी कुमावत, जो अभी प्रेजेंट में मसूदा एमएलए हैं। श्री महाराज साहब रणधीर सिंह जी बिंडर, 2 बार वल्लभ नगर से उदयपुर से एमएलए रह चुके हैं। श्री दलपत सिंह जी रूनीजा साहब, जो पिछले 20 वर्षों से इस संस्था को बच्चों को सिल्वर मेडल प्रोवाइड करें। ये सिल्वर मेडल करीबन 4 किलो चांदी प्रति वर्ष लगती है, वो अभी तक उन्हीं के द्वारा सिल्वर मेडल प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर जो दूसरे हैं वो है श्री विक्रम सिंह जी तोमर साहब, जो इंटरनेशनल एजुकेशनल राइटर हैं। इज ए वेरी गुड ऑरेटर, बहुत अच्छा मोटिवेटर भी हैं। वो डायरेक्टली जर्मनी से आ रहे हैं, अभी 2 दिन पहले वो जर्मनी में थे। उनका फोन आया कि भी मैं जर्मनी से सीधा आपके यहाँ प्रोग्राम में आऊँगा और आपके प्रतिभाओं को मैं मोटिवेट करूँगा। ये 24वां समारोह है। 144 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। 10वीं क्लास के 43 बच्चे हैं, 12वीं क्लास के 42 हैं। 25 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। हमारे पास छात्रवृत्ति का कुल कोर्स 4 लाख रुपए है। प्रत्येक बच्चे को हम 15,000 रुपये स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 25 बच्चों को। 9 बच्चे हमारे पास यूजी पीजी पीएचडी वाले हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। स्पोर्ट्स में 5 बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड या नेशनल और इंटरनेशनल में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजिशन लिए, उनको हैं। 3 यूपीएससी आरपीएससी में जो सिलेक्शन हुए उन बच्चे हैं। इस बार हमारे पास 5 समाज गौरव हैं। ये वो हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कहीं न कहीं ख्याति प्राप्त करी है, जिसमें राष्ट्रपति पुलिस एकेडमी अवार्डेड भी हैं, ओलंपियंस भी हैं। हनुमान सिंह राठौर साहब का आपने भी नाम सुना होगा, जिन्होंने मॉस्को ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया था। और उत्कृष्ट सेवा में हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं। इस प्रकार के कुल 144 लोगों। साइबर क्राइम जागरूकता के लिए फ्लाइंग बर्ड समिति द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन कृष्णगंज माहेश्वरी छात्रा में किया गया, जिसमें साइबर अपराध के समस्त पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। साइबर क्राइम जागरूकता के लिए फ्लाइंग बर्ड समिति द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किशनगंज माहेश्वरी छात्रावास में किया गया। संस्थापक अंबिका हेड़ा ने बताया कि रोज बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए और संस्था के सदस्यों की मांग पर पारस जांगीड़ के समक्ष कार्यशाला की बात रखी और उन्होंने बात का मान रखते हुए बहुत ही विस्तृत रूप से सरल शब्दों में साइबर अपराध के समस्त पहलुओं पर प्रकाश डाला।
संरक्षक शिल्पा डागा ने बताया कि ऑफिसर पुलिस उपाधीक्षक लक्ष्मण बिश्नोई के द्वारा साइबर क्राइम क्या है, किस किस तरह साइबर अपराध का शिकार एक आम आदमी बन सकता है, हमको किस तरह से बचाव करना चाहिए, जैसे कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। संरक्षक अंजू जाजू ने बताया कि संस्था द्वारा विभिन्न संस्थानों को आमंत्रित किया गया, जिसमें से सागर कॉलेज चाची आवास के 15 विद्यार्थी और 11 शिक्षकों ने, शुभदा स्कूल के 3 शिक्षकों ने कार्यशाला का लाभ उठाया। संस्था पदाधिकारियों द्वारा ऑफिसर्स का आभार स्मृति चिन्ह देकर किया गया। कार्यक्रम का संचालन नेहा अरोड़ा और पूर्णिमा मालू द्वारा किया गया। आज हमने साइबर क्राइम अवेयरनेस वर्कशॉप रखी, जिसके अंतर्गत आज जो जिस तरीके के भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, आपके फ़ोन को हाईजैक किया जा रहा है, आपको होम अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो कैसे किया जाता है, उसकी क्या विधि होती है जो करने वाले होते हैं, हम कैसे उन झांसों में आ जाते हैं और उन झांसों में आने के बाद उनसे कैसे निपटा जाता है, उसको लेके आज हमारी जो वर्कशॉप थी वो रही। इस कार्यशाला में लगभग 100 लोगों ने भागीदारी निभाई और जो जेल ट्रेनिंग सेंटर से पारस जाकेट सर, हम ये मान सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है कि वो आए हैं और उनने आके हमारे सबको इतने अच्छे से जिस तरीके से समझाया, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि आज उनकी जो पूरी टीम है, उनके साथ 8 जनों की हमारे डिप्टी एसपीज आए, उनने सबने प्रोजेक्ट के द्वारा लाइव अपना बता के कि किस तरीके से होता है, कौन से लिंक्स हैं जिन पे हम कंप्लेंट्स लिखा सकते हैं, क्या फ़ोन नंबर्स हैं लोकल जिन पे हम तुरंत कॉल कर सकते हैं, कितनी देर में हमें इस जो विधि है उसको अपनाना पड़ता है, कौन सा फॉर्म फिल करना होता है अगर इन क्राइम से बचना है तो उसकी सारी जानकारी दी। महिला कल्याण मंडल चाची आवास से हम लोग आज साइबर क्राइम को लेके यहाँ पे एक वर्कशॉप है, जिससे हम अभी साइबर क्राइम कितना चल रहा है उसको लेके हमें एक बेनिफिट्स है कि हम लोग इसके झांसे में ना आए। तो एक बहुत अच्छा फ्लाइंग बर्ड सोसाइटी ने हमें ये मौका दिया है और हम कुछ सागर कॉलेज के स्टूडेंट और हम टोटल मीनू स्कूल चाची आवास से स्टाफ 25 जने यहाँ पे भागीरथ हुए हैं। आज हमारे प्रोग्राम में शुभदा स्कूल की टीचर्स, माहेश्वरी छात्रावास की महिलाएं और काफ़ी लोग आए और ना ये फ्लाइंग बर्ड। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।